हेलो एंड वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली शल्य तंत्र का जो हमारा पेपर सेकंड है ना, उसका जो पार्ट ए है, उसका चैप्टर 1 है। उसमें भी आपका जो डिसलोकेशन टॉपिक है वो मैं आपको आज इस वीडियो में सारे डिसलोकेशंस पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट का। ओके, एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्बो जॉइंट। उसके नेक्स्ट हमारा हिप जॉइंट आएगा और पटेला आता है, डिसलोकेशन ऑफ पटेला आता है। तो हम चार इसमें पढ़ेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको एक ही वीडियो में सारा डिसलोकेशन मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, और आपको साथ के साथ मैं याद भी करा दूंगी। जितना ज्यादा अच्छा मेरे से हो पाएगा मैं उतना ज्यादा आपको अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा समझ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जितना इजी से इजी होगा मैं आपको उस तरीके से समझा दूंगी। बस आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो सुननी है, समझनी है। अगर आपको लगता है यार ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा उसको चलाओ, दोबारा उसको सुनो। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। वैसे मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा बार देखने की आपको जरूरत पड़ेगी। एक बार में आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट अगर आपको मिस लगते हैं कि यार मैं ये चीज बोल रहा हूँ, तो आप उसको अगेन सुन लो, तो आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको उसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिसलोकेशन। बेसिकली एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक डिसलोकेशन आपको 10 मार्क्स में भी दे सकते हैं और 4 मार्क्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीसीआईएम तो यही है ना, पैटर्न 10 का, 4 का, 2 का। तो 2 में तो नहीं मुझे लगता, लेकिन 10 4 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ना। क्यों, आपको पता है कि यार 10 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर कहीं पे पूछा भी जाता है तो उस अकॉर्डिंगली पढ़ लेना। ठीक है, तो हमारे इधर तो 10 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप 10 का पढ़ोगे ना, तो उसमें से आप 2 वाले भी निकाल सकते हो, उसमें से आप 4 मार्क्स वाले भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले ही उस चीज को छोटा पढ़ोगे तो आप 10 मार्क्स का उसको इलाबोरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपको जितनी मेरे से कोशिश होगी अच्छे से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन क्या होता है? आपको क्या पता है डिसलोकेशन के बारे में? देखो, पहले कोई भी चीज होती है ना, उस चीज को तोड़ दो। तोड़ इन द सेंस, जैसे ये वर्ड है, चीज को नहीं तोड़ना आपको। ठीक है, ये वर्ड को तोड़ेंगे। दिस प्लस लोकेशन, ठीक है, अपने स्थान से उसका कहीं और चले जाना, यही क्या होता है, डिसलोकेशन होता है ना। Dislocation is an injury to a joint in which the articular surface of the bone are displaced from their normal position. जो उसका आर्टिकुलर सरफेस होता है, जो जुड़ा हुआ जो पॉइंट होता है, वो क्या होता है, अपने स्थान से कहीं और चला जाता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर दो चीजें बोली है, एक सबलेक्सेशन, एक आता है डिसलोकेशन। देखो, सबलेक्सेशन का मतलब मैं आपको सिंपल सी बात समझाती हूँ। कोई एक हड्डी है, उसका कुछ पार्ट क्या हो गया, वो थोड़ा हाँ, इसको हिंदी में मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। जैसे कहने देते खिसक गया, थोड़ा सा खिसक गया, पूरा नहीं निकला बाहर। मतलब पूरी पूरी हड्डी नहीं खिसकी, थोड़ा सा खिसक गया अपनी जगह से। वो उस चीज को बैक करना पड़ेगा, तब वो अपने स्थान पे आ जाएगी। सबलेक्सेशन वही है, थोड़ा सा खिसक जाना, कुछ पार्ट उसका खिंच जाना और कुछ उसका वही कांटेक्ट में रहना। वही बात लिखिए, व्हेन इट आर्टिकुलेट सरफेस आर पार्शली डिस्प्लेस्ड बट रिटेन सम कांटेक्ट बिटवीन देम। ओके, कांटेक्ट रहता है उसका, ये नहीं है कि सारी खिसक गई तो उसको डिसलोकेशन बोले। डिसलोकेशन में इन्होंने लिखा ही है, व्हेन इट आर्टिकुलर सरफेस आर टू मच displaced and that all the contact between them is lost is called as luxation. ओके, नेक्स्ट आता है, अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के हमें डिसलोकेशन पढ़ने हैं। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो कोई भी चीज आपको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़नी है, अच्छे से समझ के पढ़ो और अपने ऊपर मतलब अपना इमेजिनेशन करके पढ़ो। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका याद करने का बताती हूँ। कुछ नहीं करना, अगर आपको स्टडी बोरिंग लगती है ना, तो मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताती हूँ। कोई भी टॉपिक है, उसको इमेजिनेशन करना शुरू कर दो।
कि अच्छा अब इसके बाद ये हुआ है, अच्छा इधर से इधर चला गया ये। मतलब इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको वो चीज ज्यादा देर तक याद रहेगी एज कम्पेयर टू जो आप पढ़ोगे। ठीक है। अब आता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट की इन्होंने सबसे पहले तो एनॉट में दी हुई है थोड़ी बहुत, चलो पढ़ ही लेते हैं हम भी। आपको पता है बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, ये बॉल बड़ी होती है, सॉकेट आपका छोटा सा होता है। ओके एंड उसके बाद इन्होंने लिखा है कॉन्सिक्वेंटली ओनली अबाउट वन थर्ड ऑफ द ह्यूमरस हेड इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लिनोइड कैविटी एट एनी वन टाइम। द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज लग्स एंड परमिट फ्रीडम ऑफ मूव। मूव करता रहता है, आपको पता है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिसलोकेशन की। एनाटॉमी का पेपर नहीं है ना, सर्जरी का पेपर है, तो सर्जरी इसमें ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ये बहुत कॉमन जॉइंट होता है अपने बाजू का या किसी और बंदे का। ऐसा अपने माइंड में सोच लो कि उसका आप कंधा सोचने लग जाओ अभी से, कि बहुत कॉमन जॉइंट है ह्यूमन बॉडी का। और ये क्या होता है, बड़ों में ज्यादा होता है कंपेयर एज कंपेयर टू चिल्ड्रन। और एंटीरियर डिसलोकेशन इसकी ज्यादा कॉमन होते हैं एज कंपेयर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब उसका कंधा आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, पीछे के कंपेयर में आगे की तरफ ज्यादा होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें वही एंटीरियर पोस्टीरियर इसकी दो बनेगी। एंटीरियर क्या होता है, जो ह्यूमरस होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, कम आउट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, और आगे ग्लिनोइड कैविटी से वो आगे की तरफ आ जाता है। पोस्टीरियर में क्या होगा, वो ग्लिनोइड कैविटी से पीछे चला जाएगा, उसे पोस्टीरियर बोलेंगे। दैट्स इट, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आता मैकेनिज्म। अब यार ये आगे कंधा कैसे आएगा और पीछे कंधा कैसे जा सकता है, थोड़ा सा तो जोर तो, मतलब कोई धक्का मारेगा, कोई मुक्का मारेगा, या कहीं से उसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ेगा, गिरेगा उस हाथ से, तभी जाके उस पर जोर पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा है कि ये बंदा जो होता है वो आउट से हैंड से बाहर की तरफ उसका हाथ होता है, और ऐसे अगर पीछे से उसके ऊपर जोर लगे तो ये कंधा क्या होगा, बाहर की तरफ ही निकलेगा। तो जब ये बाहर की तरफ कंधा निकल जाएगा, ठीक है, तो क्या वही इन्होंने बात बोली कि एक्सटर्नली रोटेटेड है, अबडक्टेड रहता है। ओकेजनली क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम अ डायरेक्ट फोर्स पुशिंग द ह्यूमरस। वैसे तो आपको पता ही है कि जो ये कंधा है हमारे, कोई डायरेक्ट फोर्स करेगा तभी ही बाहर निकल पाएगा। और पोस्टीरियर की बात करें, पीछे कब जाएगा, जब आगे की तरफ से कोई हेड बैकवर्ड, मतलब कि हाँ डायरेक्ट ब्लो से ही इसमें होता है। ठीक है। और पोस्टीरियर डिसलोकेशन मेनली होता है आपके शोक, किसी को हो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या फिर एपिलेप्टिकली फॉर्म जो कन्वर्जन्स आते हैं उस टाइम पे ये पीछे की तरफ जा सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, द पेशेंट प्रेजेंट विद हिज शोल्डर abducted। शोल्डर कहाँ मिलेगा उसको, abducted, दूर मिलेगा। ठीक है। एंड द एल्बो स्पॉटेड विद द अपोजिट हैंड, और वो किससे, अपोजिट हैंड से वो पकड़ा हुआ आएगा। ठीक है। और उसकी हिस्ट्री क्या मिलेगी, गिरे हुए की, कि मैं फॉल हुआ था आउटसाइड हैंड से, फॉलो बाय उसको पेन होगा और एबिलिटी इनएबिलिटी टू मूव द शोल्डर। अब आपके पास पेशेंट आ गया, अब उसकी एग्जामिनेशन करते हो। आर्म क्या होगी, abducted। ओके। द नॉर्मल राउंड काउंटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज लॉस्ट एंड बिकम फ्लैट। आपको वहां से क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। ऑन केयरफुल इंस्पेक्शन वन में नोटिस फुलनेस बिलो द क्लाविकल। क्लाविकल के नीचे आपको फुलनेस मिलेगी ड्यू टू डिस्प्लेस हैंड। इसमें आपको ना दो टेस्ट करने हैं, डुगास टेस्ट और हैमिल्टन रूलर टेस्ट। डुगास टेस्ट क्या होता है, इनएबिलिटी टू टच द शोल्डर अपोजिट अपोजिट वाले। अब आप देखो ना, अपना हाथ आप दूसरे कंधे पे लगा के देखो, आप इजीली टच कर सकते हो, लेकिन वो बंदा नहीं टच कर सकता, उसे बोलते हैं डुगास टेस्ट। सेकंड आता है हैमिल्टन रूलर टेस्ट। इट इज पॉसिबल टू प्लेस अ रूलर, रूलर मतलब कि स्केल होता है ना जैसे, वही है, ऑन द लेटरल साइड ऑफ आर्म। वहां से आपको क्या मिलेगा, बिकॉज ऑफ द फ्लेटनिंग आपको क्या मिलेगा, हाँ, दिस टच द acromion एंड lateral condyle ऑफ द humerus simultaneously। कि वहां से उसको क्या मिलेगी, लेंथ वहां पे इजीली वहां पे आपको टच हो जाएगा कि ऊपर कुछ खाली सा है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आपको एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे और पीछे से क्या करना है, एंटीरियर पोस्टीरियर एपी व्यू लेना है, एक्सरे। ट्रीटमेंट आपको क्या करना है, उसको ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन देना है, खींचना है और वहां पे वापस लेके आना है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिसलोकेशन इज रिडक्शन, उसको अपनी जगह लेके आना है, और अंडर सडेक्शन और जनरलाइज एनेस्थीसिया फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन रखना है उसको शोल्डर को, और चेस्ट आर्म बैंडेज उसको 3 वीक्स तक रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ रिडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप इसकी रिडक्शन कर सकते हो। सबसे पहले आता है कोचर्स मैनूवर और सेकंड आता है हिपोक्रेट्स मैनूवर। कोचर्स में आपको टीम वर्क याद रखना है, टीम TEAM टीम वर्क। टी से आएगा ट्रैक्शन, ई से आएगा एक्सटर्नल रोटेशन, खींचना है उसको बाहर की तरफ घुमाना है, और एडक्शन उसको अंदर की तरफ लेके आना है, एंड एम से क्या आएगा यहाँ पे कि इंटरनल रोटेशन उसको रखनी है, ठीक है, कि मिडल साइड लेके आनी है, ठीक है। ये इसका आएगा टीम ट्रैक्शन है, एक्सटर्नली रोटेटेड बाहर की तरफ। इस पिक्चर में अच्छे से शो भी कर रखा है। सबसे पहले इन्होंने खींचा, फिर उसको बाहर की तरफ किया, फिर उसको क्या किया, एडक्शन किया, एक्सटर्नल रोटेटेड आर्म किया उसको बाहर की तरफ, ठीक है, एंड देन उसको इंटरनल रोटेट कर दिया। दिस इज कोचर्स मैनूवर। हिपोक्रेट्स मैनूवर क्या होता है, इन दिस मेथड द सर्जन अप्लाई अ फर्म एंड स्टेडी पुल ऑन द सेमी अबडक्टेड आर्म। आप देखोगे इसको खींचेगा, वो अपना पैर को एक्सिला में उसको रखता है, वो एक ट्रैक्शन और काउंटर ट्रैक्शन देने के लिए। हेड ऑफ द ह्यूमरस इज लेवेज बैक इनटू द पोजीशन यूजिंग द फुट, और ये आज के टाइम पे यूज नहीं करते बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या होएगा, अब यहाँ की इंजरीज अगर हो या मतलब डिसलोकेशन होगी तो वो किसको इंजरी करेगा, एक्सिला को, एक्सिलरी नर्व को, जो कि रिजल्ट में क्या करेगा, पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल विद अ स्मॉल एरिया ऑफ एनेस्थेसिया ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर, ठीक है। और जिसमें शोल्डर है, द शोल्डर इज कॉमन एज जॉइंट टू अंडरगो रिकरेंट डिसलोकेशन, और उसकी बार बार डिसलोकेशन वहां पे होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमने इसमें शोल्डर जॉइंट में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्बो जॉइंट की। एल्बो जॉइंट के अंदर आपको 3 प्रोमिनेंस बोनी पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, और इसके अंदर 3 बोनी आपको दिखा रखे हैं, इसमें 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप इसमें बताए हुए हैं। तो डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट में क्या आएगा, इसमें जो एल्बो है, ये एल्बो, अब अपने माइंड में आप एल्बो सोच लो, उसका क्या होता है, पीछे की तरफ वो डिसलोकेट हो जाती है, कॉमन टाइप है इसका पीछे का, और उसका क्या था, आगे की तरफ था। अदर डिसलोकेशन आर पोस्टीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, लेटरल एंड डाइवर्जेंट। और डिसलोकेशन आपकी पोस्टीरियर मिडल भी जा सकते हैं, पोस्टीरियर लेटरल भी जा सकते हैं, और डिफरेंट मतलब डिफरेंट डायरेक्शन भी जा सकती है। इट मे बी एसोसिएट विद फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल साइड भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ, इन्होंने कहा कि मीडियल एपिकोंडाइल के साथ इसका क्या रहता है, बेसिकली ये फ्रैक्चर रहता है। फ्रैक्चर एट द हेड ऑफ रेडियस, आपको पता है रेडियस अल्ना होता है, तो इसमें फ्रैक्चर किसका आएगा, रेडियस का। और फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, वहां पे इसमें जुड़ेगा ये, ठीक है जी। तो आपको याद रखना, इसमें 3 चीजें बताई थी इन्होंने, मीडियल एपिकोंडाइल है, रेडियस का हेड है, कोरोनॉइड प्रोसेस आता है, तो 3 बन गए ना, 3 बोनी पॉइंट। क्लिनिकल फीचर, पेन बहुत ज्यादा होगा, 3 बोनी पॉइंट्स में रिवर्स हो जाएगी, वो ट्रायंगल जैसे सीधी बन रही थी तो वो उल्टी बनेगी। अब मीडियल नर्व की पाल्सी होगी और एक्सरे आपको कराना पड़ेगा। ट्रीटमेंट में आपको उसको खींचना ही है, ठीक है, रिडक्शन करना है, इमोबिलाइजेशन रखना है 3 वीक्स के लिए। पाउच आर्म स्लिंग आती है, वो लगानी है आपको। और एल्बो स्टिफनेस, और ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि एल्बो स्टिफ हो जाए या फिर मसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। अब बात है पुल्ड एल्बो। पुल्ड एल्बो जो होते हैं बच्चों के केस में बहुत ज्यादा मिलती है, जैसे उसको बाजू से पकड़ के बच्चे को घुमा देते हैं ना, तो 2 से 5 साल की उम्र में मिलता है। और ये पार्शली क्या होता है, रेडियस का जो हेड होता है वो पुल्ड हो जाता है। चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग और अनेबल टू मूव द अफेक्टेड लिम्ब, तो इसको क्या करते हैं, बेसिकली द फोर आर्म लाई इन एटीट्यूड ऑफ प्रोनेशन, और इसमें माइल्ड स्वेलिंग रहती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द सबलक्सेटेड हेड ऑन द एक्सरे। एक्सरे पे सबलक्सेटेड नहीं मिलता, स्टिल कार्टिनेजस एक्सरे आप आर टेकन लिया जाता है अदर बोन इंजरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपके पास इसका ट्रीटमेंट। द हेड इज रिड्यूस बाय फुली सुपिनेटेड, ठीक है। द फोर आर्म को सुपिनेटेड करके और डायरेक्ट प्रेशर उस पर देकर खींच कर, मतलब कि कर देते हैं। सडन क्लिक इज हियर्ड or felt as the head goes back to its place. The child become comfortable and start moving his elbow and immediate. Okay. Next आता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में आपको क्या याद रखना है, इसमें बेसिकली जो हिप जॉइंट होता है वो कंजेनाइटल हो सकता है और एक्वायर्ड हो सकता है।
हिप कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड बेसिकली उन्होंने बताया कि अगर होगा तो या तो पीछे की तरफ जाएगा या फिर इसमें आगे की तरफ जाएगा हिप, या फिर सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन होगी। तो फ्रैक्चर ऑफ द लिप ऑफ द एसिटाबुलम बेसिकली होता है। कंजेनाइटल में क्या होता है? कंजेनाइटल बेसिकली आपका डेवलपमेंट के टाइम पे ही डिस्प्लेशिया हो जाता है, ठीक है। इट अकर व्हेन द हिप जॉइंट डज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली, यूट्रस में ही ढंग से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता तब होता है ये। और वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बच्चों को ऐसे गोदी में लिया जाता है ना, जिससे क्या होता है उनकी जो ये हिप होते हैं वो अबडक्टेड रहते हैं ना, दूर रहते हैं। तो कोई भी अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ डिसलोकेट होगा तो वो इसके थ्रू सही हो जाता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न में ऐसे नहीं लिया जाता, तो बाहर में ही ज्यादा देखा जाता है। इटियोलॉजी क्या है इसकी ऐसे तो पता नहीं है प्रॉपरली, लेकिन हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, लक्स जॉइंट्स रिलेटेड हो सकता है, या हार्मोन हार्मोन इंड्यूस्ड जॉइंट लैक्सिटी मतलब सीडीएच। सीडीएच फीमेल्स में मिलता है ज्यादा, और इट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मैटरनल रिलैक्सिन रिलैक्सिन हार्मोन जब निकलता है उसकी वजह से ये होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर किसी की ब्रीच प्रेजेंटेशन हो। ब्रीच आपको पता है, पैरों के थ्रू अगर कोई पैदा होता है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन, उसमें भी क्या होता है, अनस्टेबल हिप होता है, आउट 10 टाइम मोर इन न्यूबॉर्न्स, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर गर्ल्स में ज्यादा अफेक्टेड है, वही रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, सीडीएच एक हार्मोन है उसकी वजह से, और बहुत हिप्स अफेक्टेड रहते हैं। सीडीएच में भी डिटेक्ट बर्थ के टाइम पे भी कर सकते हैं, और बच्चा जब चलने लग जाता है तब पता चलता है। पेशेंट नोट करता है, पेरेंट्स नोट करते हैं कि वो बच्चा जो है वो पूरा पैर नहीं रखता जमीन पे ना, और क्रीज उसके बनी होती है ग्रॉइन रीजन पे, ठीक है। क्लिक साउंड एवरी टाइम जब वो हिप को मूव करते तो क्लिक साउंड आता है। ट्रीटमेंट इसका रिड्यूस करना उसको क्लोज मेथड से ही, मतलब खींच के कर देते हैं, ठीक, या फिर ओपन करके, अगर क्लोज से नहीं काम चल रहा है तो ओपन करके आप सर्जरी करके ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या आएगा, अभी बताया आपको तीन चीजें हैं, एक पीछे, एक आगे जा सकता है उसका हिप, एक सेंट्रल फ्रैक्चर हो सकता है। तो पोस्टीरियर में क्या होता है, जो हेड होता है फीमर का वो पुश्ड हो जाता है, एसिटाबुलम पोस्टीरियरी पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। इन्होंने बताया इन अबाउट 50% ऑफ केसेस देयर इज एसोसिएशन विद अ चिप फ्रैक्चर ऑफ द पोस्टीरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम, और फ्रैक्चर डिसलोकेशन होता है। इसके अंदर फ्रैक्चर भी हो जाता है, वो थोड़ा सा फ्रैक्चर भी हो जाता है उसके लिप पे, और डिसलोकेट भी हो जाता है, तो इसको फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोला जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, मैकेनिज्म इसमें आपको क्या याद रखना है, द डिसलोकेशन इज कॉज्ड बाय वॉयलेंस डायरेक्टेड अलोंग द शाफ्ट ऑफ फीमर। वॉयलेंस की वजह से तो हिप इसमें फ्लेक्स्ड हो जाता है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या मिलेगा आपको, फ्लेक्शन एडक्शन, फेयर आपको याद रखना है, FAIR, फ्लेक्शन एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, आपको यहाँ पे डिफॉर्मिटी मिलेगी। देयर इज द एसोसिएट विद शॉर्टनिंग ऑफ लेग, लेग भी शॉर्ट मिलेगी, ऊपर चढ़ गया तो शॉर्ट ही मिलेगी। द हेड ऑफ फीमर इज इन ग्लूटियल रीजन आपको फेल्ड होगा। नेक्स्ट इसमें आपको पेल्विस AP व्यू कराना है, इंटरनल रोटेटेड थाई कराना है, शेंटन लाइन इसके अंदर ब्रोकन मिलेगी, बस इतना याद रखना है, और मैनेजमेंट में आपको रिडक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इन मोस्ट केसेस इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द हिप बाय मैनिपुलेटिंग अंडरगो जनरल एनेस्थीसिया। जो चिप फ्रैक्चर होता है उसमें तो आपको यही है कि हेड रिड्यूस कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। ओपन कब करना है आपको, जब क्लोज से काम ना चले, एसिटाबुलम का फ्रेगमेंट ज्यादा ही बाहर निकल गया हो। टेक्निक ऑफ क्लोज, क्लोज में भी आपकी क्या टेक्निक है, पेशेंट को एनेस्थाइज करते हैं, प्लेस करते हैं उसको सुपाइन पोजीशन फ्लोर पे, और असिस्टेंट ग्रास्प करता है पेल्विक को फॉर्मली, सर्जन फ्लेक्स करता है उसके हिप एंड नी को एट द राइट एंगल पे करेगा, ठीक है। एंड एक्सर्ट एक्सियल पुल, एक्सियल को पुल करता है, इसलिए देयर इज अ साउंड ऑफ रिडक्शन आफ्टर व्हिच इट बिकम टू मूव द हिप फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, लेग को कैप्ट करना है ट्रैक्शन में, ठीक है। और विद द हिप abducted फॉर 3 वीक्स, आप ये देख सकते हो, ठीक है। एनास्थाइज किया, उसको फ्लोर पे पड़ाया, ग्रास्प किया उसका पेल्विक फॉर्मली, उसको फ्लेक्स करना उसके हिप और नी राइट एंगल पे, फिर उसको क्या करना है, खींच देना, एक्सर्ट करना है पुल, और फिर आपका ये ठीक हो जाएगा।
कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, कॉम्प्लिकेशन में उसको सियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, और ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, ठीक है, ए वेस्कुलर क्या हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है फीमर के हेड की। ऑस्टियोआर्थराइटिस लेट कॉम्प्लिकेशन होती है हिप डिसलोकेशन के फ्यू से मैनी ईयर्स में होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन कौन सा होएगा, शोल्डर में आगे की तरफ और हिप में पीछे की तरफ रहता है। अब आता है एंटीरियर, एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर बेसिकली बहुत रेयर होता है, अबडक्टेड और एक्सटर्नल रोटेटर होता है। दिस में अकर इन फॉल, अगर कोई पेड़ से गिर जाए, ठीक है, फंस जाए वहां पे। क्लिनिकली द लिम्ब इज एटीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन, ट्रू लेंथनिंग, इसमें लेंथ बड़ी मिलेगी, उसमें शॉर्ट थी, इसमें ज्यादा मिलेगी। अब आता है सेंट्रल फ्रैक्चर। इन दिस इंजरी द femoral head enter through the medial wall of acetabulum toward pelvic injury, pelvic injury के अंदर वो चला जाता है, ठीक है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसके अंदर आप देखोगे, इस एक्सरे में भी दिख रहा है कि वो अंदर की तरफ चला गया। जॉइंट स्टिफनेस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें मिलता है और सर्जिकल रिपेयर ही आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, सर्जरी के थ्रू ही आप इसको बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है डिसलोकेशन ऑफ पैटेला। इसमें आपका एक्यूट है, रिकरेंट है, हैबिचुअल आता है, तीन आता है, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है अभी जो लगा है, सडन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं क्वाड्रिसेप मसल की, नी फ्लेक्स हो जाती है, सेमी फ्लेक्स हो जाती है। पैटेला डिसलोकेट लेटरली और लाइज आउटर साइड हो जाता है, वो बाहर की तरफ, ठीक है। पेशेंट इज अनेबल टू स्ट्रेट द लेग, नी सॉरी, और रिडक्शन करना है, इमोबिलाइजेशन करना है, उसको सिलेंड्रिकल कास्ट लगाना है 3 वीक्स तक। रिकरेंट क्या होगा, बार बार कब होता है बेसिकली, हाँ, द रीजन ऑफ रिकरेंट में भी लेक्सिटी हो जाता है, ढीले पड़ जाते हैं उसके वो, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग इसके अंदर देना है। हैबिचुअल क्या होता है, इट मींस दैट द पैटेला डिसलोकेट लेटरली एवरी टाइम द नी इज फ्लेक्स्ड। ट्रीटमेंट इसका यही रहते है कि रिलीज द टाइट स्ट्रक्चर्स ऑन द लेटरल साइड एंड रिपेयर ऑफ फ्लेक्स स्ट्रक्चर्स, रीस्ट्रेटनिंग आपको स्ट्रेंथनिंग वहां पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सारा डिसलोकेशन का हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।